कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने 9th क्लास हिंदी का चैप्टर पढ़ा था, दो बैलों की कथा। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके अभ्यास का। कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगाई जाती होगी? तो पशुओं की जो हाजिरी लगाते थे वो क्यों लगाते थे? तो कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए लगाई जाती थी होगी ताकि कैदियों की पशुओं की संख्या का पता चल सके, लगाया जा सके, और इससे पता चल जाए कि उसमें से कोई भाग गया या मर तो नहीं गया है। क्योंकि हमने पार्ट में जैसे देखा था कि किस तरह से कांची हाउस में पशुओं को रखा जाता था। ना तो उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता था, बस उन्हें जिंदा ही रखा जाता था, जिंदा रहें इसलिए बस उन्हें पानी ही पिलाया जाता था, बाकी खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। देखिए, क्वेश्चन सेकंड है हमारा। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अब तुमने देखा ही था, उस छोटी बच्ची हीरा मोती को रोटी देने आती थी, तो उन छोटी बच्ची का बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया था? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तब उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं जो अपने मालिक से दूर हैं। मतलब वो उसकी भावनाओं को ऐसे ही समझ रही थी जैसे खुद की भावनाओं को। जैसे उसकी माँ मर चुकी थी, वो अनाथ थी, तो सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसी तरह से उसको लगता था कि ये बैल भी अपने मालिक से बिछड़ आए हैं और ये दूसरा मालिक इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, इसलिए उस छोटी बच्ची के दिल में, हृदय में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा क्वेश्चन है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। मतलब हम विपत्ति में होते हैं तो हमारा मित्र विपत्ति में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें कोई विपत्ति होती है तो वो हमारी सहायता करेगा। जैसे हीरा एक बार विपत्ति में था तो मोती ने सहायता की। जब मोती फंस गया तो हीरे ने सहायता की, तो दोनों मित्रों ने सहायता करी थी ना उसमें। आगे आज़ादी के लिए हमेशा सजग संघर्षशील रहना चाहिए। जैसे हीरा मोती ने कितना अच्छा काम किया था, कांची हाउस से अन्य पशुओं को निकालने के लिए एकदम स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अब कांची हाउस के में जो पशु जो बंधे रहते थे उनके लिए हीरा मोती ने कितना संघर्ष किया कि मतलब उनको निकालने के लिए खुद ने पिटाई झेली, कष्ट झेला, लेकिन उन्होंने सोचा हम नहीं जा सकते तो कम से कम इनको तो आज़ाद कर ही दें। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आज़ादी हमें पता ही है कि बड़े आराम से नहीं मिली है, बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिली है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। उसी तरह का इसमें भी हीरा मोती का बलिदान दिखाया गया है कि उन्होंने भी पशुओं को आज़ाद कराया, खुद को आज़ादी के लिए किस तरह से संघर्ष किया। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? मतलब शुरू में ही पढ़ रहे थे कि गधा एक मूर्ख होता है, मतलब सब लोग गधे को मूर्ख समझते हैं। तो देखिए प्रेमचंद जी ने क्या बोला। प्रेमचंद जी ने उसके अंदर और भी गुण देखे हैं, जिसमें क्या देखा उसके अंदर, गधे के अंदर सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है।
जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता है। अब देखा होगा समाज में जो सीधा इंसान होता है उसे कोई सम्मान नहीं देता है, लेकिन जो खड़ूस इंसान होगा और थोड़ा क्रुद्ध स्वभाव का होगा उसको दुनिया सम्मान देती है। तो इसी तरीके से प्रेमचंद जी ने भी बताया है कि गधे को समाज उसकी सहनशीलता और उसके सीधेपन के कारण मूर्ख बोलते हैं, जबकि उन्होंने उसको क्या बताया कि वो एक संत स्वभाव का प्राणी है, बस सीधा होने के कारण तो उसे कोई सम्मान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? अब ये तो तुमने पूरे चैप्टर में देखा ही है कि हीरा मोती में शुरू से एंड तक कितनी अच्छी मित्रता रही है। तो देखो, हीरा मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। साथ में खाना, साथ में बैठना, उनका दोनों का साथ में चलता था। ये दोनों बैल हल गाड़ी में जोते जाते या दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बढ़ते। एक मुंह हटा लेने पर दूसरा हटा लेता था, मतलब एक जैसे ही खाना शुरू करता था तो दूसरा साथ में खाता था। जैसे ही एक ने हटा लिया तो दूसरा भी अपना मुंह नाद में से हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया था तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। जब ये मटर के खेत में मटर खा रहे थे तो गांव के लोगों ने मोती को पकड़ लिया था। हीरा तो मतलब भाग गया था, तो देखा कि अरे मोती तो पकड़ा गया, तो वो स्वयं को भी बंधक बनाने के लिए वापस लौट आया, उसको अकेला नहीं छोड़ के गया। कांजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने को मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। जब कांजी हाउस में हीरे को पहले तो कांजी हाउस के पहरेदार चौकीदार ने बांध दिया था ना मोटे रस्से से, तो मोती तो भाग सकता था लेकिन वो नहीं भाग सकता था। लेकिन जब हीरा ने बोला कि तुम भाग जाओ, फिर भी वो नहीं भागा, क्योंकि तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ, इस वजह से वो भी नहीं भागा। तो इससे इन सब से क्या स्पष्ट होता है कि उनके आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। एक तरह से प्रेमचंद जी अपना दृष्टिकोण ही तो स्पष्ट कर रहे हैं अपनी कथा के माध्यम से। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था पुरुषों के द्वारा, तो इस वजह से कुछ नियम ऐसे बना दिए गए थे कि पुरुष समाज जो है महिलाओं को शारीरिक दंड न दे। हीरा मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है, तो सभ्य समाज में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, असभ्य समाज में उनको प्रताड़ित किया जाता है। किसान जीवन क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु व मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? पशु व मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है? देखा है कि ये जो मालिक है उनको बड़ी प्यार से रखता है, तो उन दोनों के अंदर इतनी भावनात्मक संबंध हो जाते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं फिर भी अपने मालिक को याद करते हैं, वहाँ उसके पास जाने की चेष्टाएं करते हैं, हर कोशिश करते हैं। एक जो उसका जब वो कांजी हाउस में चले गए तो उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया था। जब उनके ननिहाल चले गए थे तब इतना दुर्व्यवहार गया ने उससे उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया, तो उनसे उनके अंदर नफरत पैदा हुई थी। अपने मालिक से अच्छे संबंध और अच्छे प्रेम की वजह से उनके अंदर अच्छा प्रेम था। तो पशुएं भी प्रेम संबंधों की भावनाओं को समझते हैं।
आइए आंसर देखते हैं। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य और पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नाम के एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम करते हैं और क्रोध अपमान पाकर वे असंतोष व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पशु भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से आलोक में उसकी विशेषता बताइए। देखो, मोती के इस कथन से निम्नलिखित विशेषता उभर कर सामने आती हैं। एक तो आशावादी, कौन सी आती है? आशावादी, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह कैसे मुक्त हो सकता है और वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय अन्य पशु जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया है। तो वो एक तो आशावादी है, दूसरा स्वार्थी नहीं है। आशावादी इसलिए कि उसको लग रहा है कि अभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, और स्वार्थी इसलिए नहीं कि उसने खुद को तो कैदी रखा लेकिन औरों को आज़ाद कर दिया। 9th क्वेश्चन, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वह एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इनका आशय स्पष्ट करना है। तो पहला क्या है? अवश्य ही इसमें से कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, इसमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है जी, अब इसको स्पष्ट करते हैं। हीरा मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है। मतलब यहाँ ये दिखाया गया है कि जो उनके अंदर ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो उनको श्रेष्ठता का भाव देती है, जो मनुष्यों में भी नहीं है। ऐसी ये शक्ति थी कि हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के मन की बातों को जान लेते थे। उनको कुछ आपस में बोलने की जरूरत नहीं होती थी और वे हमेशा एक दूसरे के लिए स्नेह की बातें ही सोचते थे। क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उसमें भी ये शक्ति नहीं है। वो भी दूसरे की कमियां देख लेगा, लेकिन वो उनकी कमियां ना देखे आपस में अच्छी चीज़ें ही एक दूसरे की देखा करते थे और अच्छे के लिए सोचा करते थे। दूसरा है उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, भाव ही सबसे बड़ा होता है, बाकी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से हीरा मोती को जब वो 2 रोटी दे देती थी तो उनके लिए तो खैर कहाँ ही उससे उनका पेट भरने वाला था, इनको उनके हृदय को, मन को तसल्ली, प्रसन्नता मिल जाती थी उससे। हीरा मोती गया के घर बंधे थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी डाल दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उसका प्रेम ही देखा, उससे उन्हें प्रशंसा हुई। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा खाने के लिए दिया। क्यों दिया था? क्योंकि वह जो है हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि वो मतलब उनका मन तो वहाँ नहीं लग रहा था, वो अपने मालिक को ही याद कर रहे थे, झूरी को। तो इस वजह से वो बार बार भाग भी जा रहे थे, दोबारा वो उसको लेके आया था। तो उनके इस व्यवहार से दुखी होकर उसने क्या किया, उनको सूखा भूसा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें।
हीरा मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने जूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटी और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया, बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ ये बताया गया कि हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता के लिए भी कितने कष्ट उठाए हैं। उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो गया ने उनका शोषण किया, खाने के लिए सूखा भूसा दिया, पिटाई भी लगाई। उसके बाद कांजी हाउस पहुंच गए तो वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला और खूब पिटाई भी हुई उनकी। तो जानवर भी स्वतंत्रता और दासता दोनों भावों को समझता है और जानवर भी उसके लिए संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? जी बिल्कुल करती है, क्योंकि जिस तरह का संघर्ष हीरा मोती ने अपनी आज़ादी के लिए किया था, ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने किया है, हमें आज़ाद कराया। इसी तरह उन्होंने अन्य पशुओं को आज़ाद कराया था। चलिए, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। उनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दोनों पहलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूता नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। भाई कोई किसी को दबा के रखेगा, कोई भी नहीं इस चीज़ को स्वीकार करना चाहेगा, ना किसी को पसंद आएंगी ये चीज़ें। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, सबको अपनी अपनी आज़ादी अच्छी लगती है। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य और पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अब वही बात है कि हीरा मोती ने कितना संघर्ष किया अपनी स्वतंत्रता के लिए। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विरोधों के रूप में व्यक्त किया, उसी पर बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। आइए, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने के काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो आप कहानी से ऐसे शब्दों को छांट के या वाक्यों को छांट सकते हो जिनमें निपात का प्रयोग हुआ। निपात में आते हैं हमारे किसी ऐसे शब्द जो किसी बात को ऐसे व्यक्त करें कि इस पर जोर दिया जा रहा है, जैसे ही एक ही विजय ने उस संसार की सभ्य जातियों में नगड़े बना दिया। चलिए, अब यहाँ आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए और वाक्य छांट कर उसके भी भेद कीजिए। दीवार का कहना था कि अधमदेश से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ कौन सा वाक्य है? यहाँ संयुक्त वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। सहसा एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो ये हमारा कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य है और विशेषण उपवाक्य है। हीरा ने कहा गया कि घर से नाहक भागे। ये हमारा मिश्र वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, ये संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब आइए यहाँ कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनके अर्थ जानते हैं। हिम्मत हारना। हिम्मत हारना का मतलब हार मान लेना, एक तरह से निराश हो जाना। असफलता के बाद राहुल ने हिम्मत हार गया। टकटकी लगाना मतलब निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोने का मतलब वही होता है कि मर जाना। वह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है।
ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।